हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 40। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। देर रात सार्थक शीतल के साथ अपार्टमेंट में पहुंचा। उसने नैना के मम्मी पापा को भी घर चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बाद में आने का कहकर लखनऊ के लिए निकल गए। सार्थक शीतल के साथ अंदर आया और अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। बालकनी में खड़ी मिसेज आहूजा की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वे बड़बड़ाई, ये दोनों तोता मैना इतनी रात में कहां से आ रहे हैं? सोसाइटी में तो बहुत कुछ हो रहा है, पता लगाना पड़ेगा। यहाँ अकेले खड़े किससे बातें कर रही हो? मिस्टर आहूजा ने कहा तो मिसेज आहूजा पलटी और कहा, किसी से भी नहीं। वो जरा अंदर घुटन हो रही थी तो सोचा बालकनी में आकर बाहर की हवा खा लूं। मिस्टर आहूजा ने सुना तो अपना सर झटका और अंदर चले गए। मिसेज आहूजा वहीं खड़ी होकर अपने दिमाग में नई खिचड़ी पकाने लगी। सार्थक ने फ्लैट के सामने आकर बेल बजाई। कुछ देर बाद मिसेज शर्मा ने दरवाजा खोला। शीतल ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और कहा, नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? नमस्ते, ये कोई वक्त है आने का? कब से मैं और तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर आओ। मिसेज शर्मा ने थोड़ा उखड़े हुए स्वर में कहा और दोनों को लेकर अंदर चली आई। मिस्टर शर्मा भी अभी तक जाग रहे थे और दोनों का इंतजार कर रहे थे। सार्थक और शीतल ने आकर उनके पैर छुए। शीतल पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी तो मिसेस शर्मा ने कहा, तुम बैठो, मैं ले आती हूँ। इतना लंबा सफर था, दोनों थक गए होंगे। खाना लगाती हूँ, खाकर आराम करो। शीतल ने सुना तो सार्थक की तरफ देखा। सार्थक ने अपनी पलकें झपका दी। शीतल सोफे पर आ बैठी। और बेटा, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? मिस्टर शर्मा ने सार्थक से पूछा। अच्छी थी पापा, बस मौसम खराब होने की वजह से बाहर ज्यादा घूम नहीं पाए, सार्थक ने कहा। मजबूरन उसे झूठ बोलना पड़ा। चलो अच्छा है, तुम्हारी मम्मी खामखा तुम दोनों को लेकर परेशान हो रही थी, मिस्टर शर्मा ने कहा। मिसेस शर्मा तब तक शीतल और सार्थक के लिए पानी लेकर आ चुकी थी और खुद भी सोफे पर आ बैठी। मिसेस शर्मा की नाराजगी को शीतल महसूस कर पा रही थी। मम्मी, सोसाइटी लीडर के इलेक्शन का क्या हुआ? मैंने उसमें आपका नाम दिया था, आपको सेलेक्ट किया या नहीं? शीतल ने पूछा। होना क्या था, मेरे अलावा 3 और लोग हैं सोसाइटी में जो लीडर बनना चाहती हैं, और मिसेस शर्मा, उन पर तो जैसे कोई भूत सवार हो गया है लीडर बनने का, मिसेस शर्मा ने कुड़ते हुए कहा। अरे मम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही है? देखना आप ही जीतेंगी, सार्थक ने कहा। तू तो चुप ही रह। शीतल को अपने साथ लेकर गया और यहाँ मैं अकेले घर संभालूं या इलेक्शन? वो मिसेज आहूजा ने तो अपने वोट भी फिक्स कर लिए, मिस्टर शर्मा ने चिढ़ते हुए कहा। वो कैसे? सार्थक ने पूछा। अरे कैसे क्या, बड़े बड़े वादे कर दिए सोसाइटी के लोगों से और ऐसा करके सबके वोट ले लेंगी वो। मेरी ही किस्मत खराब है। उस पर शीतल, तुमने इसमें मेरा नाम दे दिया। अब तो सबके सामने मेरी बेइज्जती पक्का समझो, मिसेज शर्मा ने कहा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मम्मी? मिसेज आहूजा कितने भी बड़े बड़े वादे करें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जीतेंगी आप ही, शीतल ने विश्वास से भरकर कहा। वो कैसे? मिसेज शर्मा ने पूछा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, अभी के लिए बस खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, शीतल ने मासूमियत से कहा। तो मिसेज शर्मा उठी और कहा, जाओ जाकर दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कमाल है भगवान, कुछ देर पहले तक ही अपनी बहू को कोस रही थी और अब उसी बहू के लिए खाना लगा रही है। इसे समझना भी सच में मुश्किल है, मिस्टर शर्मा ने ऊपर देखते हुए कहा और उठकर अपने कमरे में चले गए। शीतल सार्थक के साथ आकर खाना खाने बैठ गई। मिसेस शर्मा किचन में थी। ये देखकर शीतल से सार्थक ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मम्मी से कह तो दिया कि इलेक्शन वही जीतेंगी, लेकिन जीतेगी कैसे? मिसेज आहूजा कैसी है ये पूरा अपार्टमेंट जानता है। सब उनके मुंह पर तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन देखना उनमें से कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा, शीतल ने कहा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सार्थक ने कहा। मैं कल ही मम्मी के साथ लोगों से मिलूंगी और पता करूंगी कि सोसाइटी में उन्हें क्या क्या दिक्कत है, और फिर मम्मी और मैं मिलकर सोसाइटी के लोगों के साथ उन पर काम करेंगे। इससे सोसाइटी के लोगों के दिल में मम्मी के लिए विश्वास बढ़ेगा, शीतल ने कहा। सार्थक आगे कुछ पूछ पाता, इससे पहले मिसेस शर्मा वहां आई और दोनों खामोश हो गए।
मिसेस शर्मा ने दोनों को खाना परोसा और उनके साथ ही बैठ गई और उनसे उनकी ट्रिप के बारे में पूछने लगी। बेचारा सार्थक झूठ पर झूठ बोलता रहा। बीकानेर रेलवे स्टेशन। सुबह के 8 बज रहे थे। मोंटी और रुचिका ट्रेन से नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर चले आए। मोंटी ने ऑटो वाले को रोका और एड्रेस बताकर चलने को कहा। मोंटी के बगल में बैठी रुचिका नैना के बारे में सोच रही थी। मोंटी ने रुचिका को खोया हुआ देखा तो अब उसका हाथ अपने हाथ में लिया और होठों से छूकर कहा, डोंट वरी रुचि, नैना को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। वो इतनी बीमार थी, उसने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं, ना किसी को बताया। मैं और शीतल तो उसकी दोस्त थी, उसने हम दोनों से भी कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा उसे हंसते मुस्कुराते देखा है और आज उसे ऐसे हाल में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रुचिका ने मायूसी भरे स्वर में कहा, मैं समझ सकता हूं रुचि, लेकिन हम सब खुद अपनी जिंदगी में इतना परेशान थे कि नैना हमारे सामने अपनी बीमारी का जिक्र नहीं कर पाई। वो हमेशा से ऐसी ही है, सबको खुश रखेगी, सबका ख्याल रखेगी, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचती। लेकिन उसके बारे में सोचने के लिए हम सब हैं, हम सब उसका ख्याल रखेंगे। बस एक बार वो ठीक हो जाए, उसके बाद हम सब मिलकर उसे खूब डांट लगाएंगे, जैसे वो कहती है लंका, उसकी लंका लगाएंगे। मोंटी ने कहा तो रुचिका फीका सा मुस्कुराती। कुछ देर बाद आकर ऑटो रुका। मोंटी और रुचिका नीचे उतरे और अंदर चले आए। लिफ्ट के सामने आकर मोंटी रुक गया। कहीं से घूमते घामते मोंटी के बगल वाले फ्लैट में रहने वाली अंजलि भाभी वहां आ पहुंची। उन्होंने जब मोंटी और रुचिका को साथ देखा तो कहा, अरे रुचिका, तुम कब आई? मैंने तो सुना था कि तुम अपने पापा के घर चली गई हो। तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? रुचिका को अंजलि भाभी शुरू से ही पसंद नहीं थी। उसने उन्हें घूर कर देखा और कहा, क्यों भाभी, शादी के बाद आप अपने पापा के घर नहीं जाती हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वो क्या है ना, तुम्हारे जाने के बाद भैया काफी उदास लग रहे थे, अंजलि भाभी ने कहा। रुचिका उन्हें जवाब देती इससे पहले लिफ्ट के दरवाजे खुले और मोंटी रुचिका का हाथ थामकर अंदर चला गया। अंजलि भाभी लिफ्ट में जाती इससे पहले ही मोंटी ने फ्लोर का बटन दबाया और दरवाजा बंद हो गया। असल में मोंटी नहीं चाहता था कि अंजलि भाभी लिफ्ट में साथ आए और रुचिका से उल्टे पुल्टे सवाल करे। फ्लैट में आकर मोंटी नहाने चला गया क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। वहीं रुचिका ने देखा घर काफी गंदा पड़ा है तो उसने कपड़े बदले और घर की सफाई में जुट गई। सफाई करते हुए रुचिका ने देखा मोंटी नहा चुका है तो उसने झाड़ू छोड़ा और किचन की तरफ आई। 1 हफ्ते बाद दोनों घर आए थे तो घर में ना दूध था ना फल सब्जियां। रुचिका ने कबर्ड खोलकर देखा तो उसे नूडल्स दिखे। उसने मोंटी के लिए कुछ इंस्टेंट नूडल्स उबाल दिए ताकि मोंटी को भूखे न जाना पड़े। उसने फ्रिज में रखे जूस के डिब्बे से मोंटी के लिए एक ग्लास जूस भी बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। आज से पहले रुचिका ने मोंटी की इतनी परवाह नहीं जताई थी, लेकिन इस झगड़े के बाद रुचिका के दिल में मोंटी के लिए भावनाएं पहले से मजबूत हो गई। मोंटी तैयार होकर हाथ में अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर बाहर आया तो रुचिका ने कहा, मोंटी, जाने से पहले कुछ खा लो। घर में ज्यादा कुछ था नहीं तो मैं बस यही बना पाई। मोंटी ने सुना तो उसे हैरानी हुई और साथ ही खुशी भी कि रुचिका को उसकी इतनी परवाह थी। फिर डाइनिंग पर आ बैठा और खुशी खुशी नूडल्स खाने लगा। उसने सब खत्म किया और हाथ पर बंधी घड़ी में समय देखकर उठते हुए कहा, मुझे निकलना चाहिए, अपना ख्याल रखना। कहकर मोंटी वहां से चला गया। लिफ्ट नीचे जाते हुए मोंटी को याद आया कि उसने रुचिका को तो खाने का पूछा ही नहीं। घर में खाने का सामान भी नहीं था। रुचिका अपने लिए क्या बनाएगी? सोचकर मोंटी लिफ्ट से बाहर आया और सबसे पहले रुचिका के लिए खाना ऑर्डर किया और फिर अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। मोंटी अभी के बताए एड्रेस पर पहुंचा। मोंटी ने देखा उसके अलावा भी वहां काफी लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। वह सोफे पर आकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ऑफिस बॉय ने आकर मोंटी से कहा, मिस्टर मानव, आपको अंदर बुलाया है। मोंटी ने सुना और उठकर लड़के के पीछे चल दिया। वह अंदर आया। मैनेजर ने उसे बैठने को कहा और मोंटी से कुछ सवाल जवाब किए। मोंटी का कॉन्फिडेंस और उसका एक्सपीरियंस देखकर मैनेजर उसे अच्छा खासा इंप्रेस हुआ और कहा, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर मानव, हमारी कंपनी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं। मोंटी ने हामी में गर्दन हिला दी
तो मैनेजर उसे कंपनी के बारे में बताने लगा, जिसे सुनकर मोंटी को यह समझते देर नहीं लगी कि ये लोग एम्प्लॉय के नाम पर बस लोगों से मजदूरी करवाना चाहते हैं। तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशन, मैनेजर ने कहा। मोंटी उठा और मैनेजर के सामने पड़ी अपनी फाइल उठाकर कहा, यू टू सर, लेकिन मैं आपकी कंपनी में गधा मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी अपनी भी एक जिंदगी है जिसे मैं 60,000 की नौकरी के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। आपको मुझसे बेहतर एम्प्लॉय मिल जाएंगे, इसलिए ये जॉब किसी और को दे दीजिए। ये क्या बकवास है? तुम इतनी अच्छी नौकरी के लिए ना बोल रहे हो। तुम जानते भी हो 2 साल में ये कंपनी तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती है। मैनेजर ने भड़कते हुए कहा, हाँ सर, जानता हूं। आज मैं इंसान हूं, लेकिन 2 सालों में ये कंपनी मेरे गले में अपना ID कार्ड डालकर मुझे कुत्ता बना देगी। मोंटी ने कहा, ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। किसी रोड साइड खड़े होकर वड़ा पाव बेचना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। मोंटी ने सुना और मुस्कुराया। गुड आइडिया, मैं चलता हूं। जल्दी ही आपको वड़ा पाव खाने के लिए इनवाइट करूंगा। मैनेजर ने सुना और सोच में पड़ गया। मोंटी ने जो कहा उसे समझ नहीं आया और मोंटी वहां से चला गया। कंपनी के बाहर आकर मोंटी ने गले में बंधी अपनी टाई को लूज किया और खुद में ही बड़बड़ाया, हाँ, बहुत हो गई दूसरों की गुलामी, अब और नहीं। सॉरी अभी, लेकिन ऐसी जगह काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मोंटी उसी कंपनी के बाहर खड़े ठेले वाले के पास आया और कहा, भैया 1 प्लेट वड़ा पाव लगाना जरा। लड़के ने गर्मा गर्म वड़ा पाव प्लेट में लगाकर मोंटी की तरफ बढ़ा दिया। मोंटी ने एक निवाला खाया और मन ही मन कहा, लगता है बीकानेर वालों को टेस्ट की समझ नहीं है। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि असली टेस्ट होता क्या है। चंडीगढ़, अभी का घर। नैना उठो, नैना सुबह हो गई है। बिस्तर पर नैना के बगल में लेटे अभी ने धीरे से कहा। नैना गहरी नींद में सो रही थी। उस पर उसका सर अभी की बाह पर था, जो कि सुन्न हो चुकी थी। अभी ने एक बार फिर नैना को उठाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने पास पड़ा तकिया उठाया और अपने सर पर रखकर करवट बदलकर सो गई। करवट बदलने से अभी ने अपना हाथ निकाला और नैना को उठाते हुए कहा, नैना उठो, हमें विहान के पास जाना है। आज तुम्हारी ट्रीटमेंट का पहला दिन है, प्लीज उठ जाओ। नैना नींद में कुनमुनाई, क्या है पड़ोसी, सोने दो ना, हम विहान से मिलने कल चले जाएंगे। अभी समझ गया कि नैना ऐसे नहीं उठने वाली है। वह बिस्तर से नीचे आया, पहले अंगड़ाई ली और फिर नैना की साइड आकर उसे गोद में उठाते हुए कहा, हम विहान से मिलने नहीं बल्कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। अभी के ऐसा करने से नैना की नींद में खलल पड़ा। वह उठ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अभी उसे गोद में उठाए लाया। नैना अधखुली आंखों से सब देख रही थी और मन ही मन अभी को कोस रही थी। अभी ने नैना का ब्रश उठाया, उस पर पेस्ट डाला और नैना से ब्रश करने को कहा। अभी बाथरूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह नैना के कपड़े लेकर आया। उसने देखा नैना ब्रश मुंह में डाले खड़े खड़े ही सो रही है। अभी ने आकर नैना के सर पर एक चपत लगाई तो नैना ने जल्दी से आंखें खोली और ब्रश करने लगी। नैना ने मुंह धोया और फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। नैना नहाई तब तक अभी मृणाल को आखिरी रिपोर्ट भेज चुका था। वह सारी रात बस लैपटॉप पर काम कर रहा था और सोया नहीं था, इसलिए बैठे बैठे उसकी आंख मूंदने लगी। नैना नहा चुकी थी। वह बाथरूम से बाहर आई। उसने लाइट कलर का लूज कार्ड सेट पहना था। वह शीशे की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही नजर अभी पर पड़ी उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। कुछ देर पहले अभी ने नैना के साथ जो किया वही नैना ने अभी के साथ दोहराया। उसने अभी के सर पर पीछे से एक चपत लगाई तो अभी जागा। उसने हड़बड़ाकर अपने बगल में खड़ी नैना को देखा और उठते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं बस 2 मिनट में नहा कर आया। ठीक है, मैं तुम्हें नीचे मिलूंगी, नैना ने कहा और शीशे के सामने आकर तैयार होने लगी। चेहरा पहले से मुरझाया हुआ था। नैना ने बस होठों पर लिप बाम लगाया, अपने बालों को समेटकर उनमें रबड़ डाला और अपना फोन लेकर नीचे चली आई। हॉल में बने मंदिर में सौंदर्य सुबह की पूजा कर रही थी। उन्होंने नैना को आते देखा और कहा, अरे नैना,
सही वक्त पर आई हो बेटा। आओ और पूजा करो। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवान का आशीर्वाद लो। नैना, जो कि पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, सौंदर्या के कहने पर उनकी तरफ चली आई। सौंदर्या ने पूजा की थाली नैना के हाथों में थमा दी। नैना मंदिर के सामने आई और पूजा करने लगी। निबी भी वहां चली आई। नैना को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव तैरने लगे। नैना पूजा कर सौंदर्या की तरफ पलटी तो सौंदर्या ने आरती ली और माथे से लगा ली। निबी को वहां देखकर नैना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई और जैसे ही आरती के लिए थाली आगे की, निबी ने जोर से हाथ मारकर थाली को हवा में उछाल दिया और कहा, अपनी लंबी उम्र के लिए भगवान से दुआ मांग रही हो नैना? भगवान करे तुम हॉस्पिटल से वापस घर आओ ही ना। नैना ने सुना तो उसकी आंख से बहकर आंसू की बूंद नीचे जा गिरी और सौंदर्या फटी आंखों से निबी को देखती रही। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 40। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।